25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश अगर बिना रक्तपात के निर्वाचन करा सकता है तो 10 करोड़ की आबादी वाला पश्चिम बंगाल क्यों नहीं करा सकता? जब लगे अपने पुलिस अथॉरिटी से ही डंडा पटवाने लगे, रोड और गड्ढा खोदने लगे, रेड कार्नेट नोटिस इशू कर दे, लोगों को घर में बंद कर दे विपक्षी दलों को, तो वो अगर इन्होंने किया होता तो शायद ये स्थिति आज देखने को नहीं मिली। मैं प्रतिरोध करता हूं। ये तर्क लोकतंत्र में स्वीकार नहीं हो सकता कि हमारे मरे तुम्हें क्या, ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? चुनाव में हिंसा ही क्यों हो? ये मुंह से नहीं बोलेंगे, वोट खराब हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता मर जाएगी, मुसलमान नाराज हो जाएगा, अल्पसंख्यक राजनीति पलट जाएगी। इसी के चलते समाजवादी पार्टी की यह स्थिति हुई। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, एक वक्त था जब वेस्ट बंगाल सहित यूपी, बिहार और देश के अन्य कुछ हिस्सों में हर चुनाव में हिंसा होती थी और लोग मारे जाते थे। लेकिन आज आप देखोगे कि ये सब बंद हो चुका है, लेकिन सिर्फ एकमात्र वेस्ट बंगाल जहां अब भी हिंसा जारी है और उसका इतिहास बदला नहीं है। इसी बात पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने टीएमसी प्रवक्ता को लपका और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो टीएमसी प्रवक्ता जी अपने मुख्यमंत्री की बात ही कहेंगे। उन्होंने कहा कि इस पे सीपीआई, बीजेपी और कांग्रेस का हाथ थे। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी उस पर भड़क गए। कानून व्यवस्था तुम्हारे हाथ में, सारे तंत्र तुम्हारे पास है, तो हिंसा क्यों नहीं रोक पा रहे हो? ये तो बात थी इनकी। लेकिन इसमें जो समाजवादी प्रवक्ता का जो वक्तव्य उन्होंने दिया, जो उन्होंने बात कही, उस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी का भड़कना बहुत ही स्वाभाविक था। समाजवादी प्रवक्ता ने ये कहा कि जी इसमें जो बीजेपी में जो सीपीआई के लोग घुसे हुए हैं वो हिंसा कर रहे हैं, बीजेपी वाले हिंसा कर रहे हैं। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उससे लपकते हुए कहा, ऐसी बात है तो यूपी में अखिलेश यादव, उनकी धर्मपत्नी, उनके चाचा जी बहुत अच्छे से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ना कहीं डंडे वंडे चले, ना कहीं पत्थरबाजी हुई, ना बमबाजी, बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही धमाकेदार है, एंड तक देखना, एक एक पॉइंट देखने लायक है। मैं आपसे वादा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार बनी है और मैंने पूरी कोशिश की कि ऐसी एडिटिंग करूँ कि आपको मज़ा आ जाए। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। एक्शन। मजा नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक करियर इसी बात पर केंद्रित रहा कि ज्योति बसु के नेतृत्व वाली सरकार और उसके बाद बुद्धदेव बाबू की सरकार राज्य में राजनीतिक हिंसा कर रही है, राजनीतिक कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और इसी के लिए बंगाल ने उनको वोट दिया कि भाई ये संस्कृति ममता ही खत्म कर सकती है। 18 में 12 मारे गए पंचायत के चुनाव में, तो इस बार आंकड़ा आ रहा है कि 37 से ज्यादा मार दिए गए। मतलब तरक्की जारी है, बंगाल का कल्चर बदला नहीं। बात तो सही है। जीशान जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ममता बनर्जी ने ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो खूनी राज था उसको खत्म किया है। क्यों? आपको आंकड़े देखने पड़ेंगे। 1977 साल से 2009 तक 55,408 पॉलिटिकल किलिंग्स हुए थे। 55,408 लोग अपने जान गंवाए थे। ये 1977 साल से 2009 सीपीएम रूल के दौरान, मतलब हर 5 घंटे में एक इंसान मारा जाता था अगर एवरेज किया जाए तो ये था बंगाल का हाल। वहां से ममता बनर्जी ने 2011 में बंगाल के आवाम का साथ पाकर यहां पे एक चेंज, परिवर्तन लाया। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जब नेत्री पावर में आई थी 2011 साल में ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था बदला नहीं बदल चाहिए, मतलब उन्हें चेंज चाहिए था, उन्हें रिवेंज नहीं चाहिए था। इसलिए आज बंगाल इतना पीसफुल जगह है। और रही बात इस बार की निर्वाचन की या इलेक्शन की, आप जो इतने पॉलिटिकल किलिंग्स के बात कर रहे हैं, आप शो शुरू होने से पहले, तर्क शुरू होने से पहले आप कह रहे थे कि टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए। वो सिर्फ एक तर्क नहीं हो सकता है डिफेंड करने के लिए। चलिए पार्शियली मैं आपके बात मान लेता हूं, लेकिन ये भी तो सच है कि जितने किलिंग्स हुए उसमें 65% टीएमसी वर्कर्स थे इलेक्शन के दौरान। तो आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली रूलिंग पार्टी को देते हैं तो ऑपोजिशन पार्टीज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इलेक्शन के दिन शांति बजाय रखें। ठीक है जी, इलेक्शन के ये तर्क बहुत कमजोर और लचर है। किसी पार्टी का आदमी मारा जाए, आदमी तो बंगाल का है और उसकी जान की हिफाजत ममता बनर्जी नहीं लेंगी तो कौन लेंगे? क्या वासुदेव आचार्य आके लेंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा? ये तर्क ठीक नहीं। इस तर्क का मैं प्रतिरोध करता हूं। ये तर्क लोकतंत्र में स्वीकार नहीं हो सकता कि हमारे मरे तुम्हें क्या, ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? चुनाव में हिंसा ही क्यों हो?
बिहार में हिंसा मुक्त चुनाव हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है? बंगाल में पुराने आंकड़े मत बताइए हमको, पुराने आंकड़े मत बताइए। बुद्धदेव नहीं, अभी रुकना होगा जिशान। बुद्धदेव और ज्योति बसु के शासन में हिंसा हुई, इसीलिए जनता ने ममता बनर्जी को वोट दिया था, इसीलिए दिया था वोट। ये बात कोई क्या जस्टिफिकेशन 37 लोग मर जाए इसलिए वोट दिया था? खैर रुकना होगा, जब आएंगे तब। अभी रोकिए आवाज। कपिल जी, पहली चीज तो ये सबको जानकारी होनी चाहिए, जिनको है अच्छी बात, जिनको नहीं उनको भी हो जाए। पैरामिलिट्री फोर्स किसी भी स्टेट में लैंड कराया जा सकता है क्या? लैंड कराने के बाद वो सुओ मोटो अपनी तैनाती नहीं कर सकता, ये संविधान इजाजत नहीं देता। उसकी तैनाती राज्य ही करेगा। अयोध्या के समय इस पर बहुत बहस हो चुकी और बड़े बड़े विद्वान इस पर जिरह कर चुके, सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया था। ठीक, बीएसएफ ने कहा कि जहां हमारी तैनाती की गई वहां हिंसा नहीं हुई, वहां कोई नहीं मरा। जहां तैनाती नहीं की गई वहां का राज्य की पुलिस जाने। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश अगर बिना रक्तपात के निर्वाचन करा सकता है, तो 10 करोड़ की आबादी वाला पश्चिम बंगाल क्यों नहीं करा सकता? जबकि वहां की सरकार ही केवल इसी नाम पर आई थी कि राजनीतिक हिंसा जो लेफ्ट वाले करा रहे हैं उससे ममता जी मुक्ति दिलाएंगी। कपिल जी समझ रहे हो? प्रताप जी, इसमें कोई दो नहीं कि जो सभ्य समाज है उसके अंदर चुनाव में ऐसी वारदातें कतई नहीं होनी चाहिए, ये हरगिज नहीं होनी। और ये निश्चित रूप से जो वर्तमान की सरकार है उसके ऊपर एक काला टीका लगता है। लेकिन मुझे जो लगता है वो बहुत स्पष्ट है कि जो सीपीएम के कार्यकर्ता थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में, और ये कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं इनको केंद्र के उससे जो है पीछे से बल है। आप देखिए जिस तरीके का प्रतिकार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी गवर्नमेंट प्रदेश की ना होने के बावजूद लिया, और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो टीएमसी के मारे हैं। इस बात को बिल्कुल मैं आपको मानता हूं कि किसी की भी कोई भी गया हो वो बंगाल का नागरिक गया है, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और कहीं ना कहीं से उनको पीछे से बल भी मिला है, इस वजह से उनका यह हाथ रहा है। और जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए, भारतीय जनता पार्टी का उत्पाद और आतंकी चेहरा सामने है। ठीक, तो उस पर भी तो प्रश्न उठना चाहिए। ठीक ठीक कपिल जी, मेरी घड़ी की सुई एक ही जगह टिकी है। अगर भाजपा, मैं कपिल श्रीवास्तव की बात मान लेता हूं एक क्षण के लिए, अशोक जी फिर आप बोलिएगा, एक क्षण के लिए मान लेता हूं ताकि विषय साफ रहे कि भाजपा के लोगों ने उत्पात किया, चलो मान ली बात, तो उत्पात कैसे हुआ आपके रिजीम में, तब भी जिम्मेदारी है आपकी। अरे भाई, राम मरा तो भी जिम्मेदारी है, रहीम मरा तो भी आप ही की जिम्मेदारी है, हुकूमत है आप। इसी बात के खिलाफ तो आप कलकत्ता में हंगामा करते थे जब ज्योति बसु थे, जब बुद्धदेव थे। आप लोगों ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जब ममता जी यहां मावलंकर हॉल में फोटो प्रदर्शनी लगाती थी तो जाता था उनके आग्रह पर, कवर करता था, उसको छापता था। वो कहती थी भाई मदद करो, ये लेफ्ट वाले रक्तपात कर रहे हैं। हमको वो दृश्य याद है, कंधे पर झोला, हवाई चप्पल, आई न साके। इसलिए ये तर्क नहीं चलेगा ना। अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 20 लोग मारे जाएं और बीजेपी ये कहे तो सारे बीजेपी के हैं, सपा को इसमें बोलने का अधिकार नहीं, ये कोई तर्क है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है नहीं, ये तर्क नहीं चलेगा। राज्य की जिम्मेदारी है, और निर्वाचन में जब बिहार में, उत्तर प्रदेश में हिंसा नहीं हो रही तो बंगाल में क्यों नहीं रुकी? जिशान जी, बात वही घूम कर आती है, कोई मरे कोई मारे, पहली और आखिरी जिम्मेदारी हुकूमत की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है। इससे कोई कैसे भाग सकता है? जब आप सरकार में आते हैं तो मानकर चलिए कि जिम्मेदारी आपके सिर आएगी। तब ये नहीं चलेगा कि भाजपा वालों ने कर दिया, सीपीएम। अब आपकी पार्टी ने एक तर्क पेश कर दिया, बोले भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम ये मिलके हिंसा करा रहे हैं, मतलब सबको लपेट दिया, यानी केवल टीएमसी चुनाव लड़े राज्य में, क्योंकि बाकी कोई पर्चा भरेगा तो आप कहोगे ये लोग हिंसा करा रहे मिलके। ऐसा तो नहीं हो सकता, तो केवल टीएमसी चुनाव लड़ेगी। जी, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम ये तर्क नहीं दे सकते कि टीएमसी के वर्कर्स ज्यादा मारे गए हैं इसलिए ये वायलेंस जस्टिफाइड है, मेरा बोलना ये मतलब नहीं है, हमारा बोलने का मतलब भी ये नहीं है। लेकिन आप दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज को, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमें वायलेंस में देखा गया है, हम लोग ने देखा है, अभी अशोक पांड्या जी यहाँ पे बोल रहे थे कि वो कैमरा में देखे हैं, टीवी में देखे हैं कि बीजेपी वर्कर को मारा जा रहा है। मेरे ख्याल से उन्होंने वो फुटेज नहीं देखा, उन्होंने वो कैमरा में नहीं देखा जहां बीजेपी वर्कर्स ने टीएमसी को कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में मारा है। शायद उन्होंने वो फुटेज नहीं देखा जहां लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि आप बैलेट फेंक दीजिएगा तालाब में, जो किया वहां के लोगों ने। शायद उन्होंने वो फुटेज नहीं देखा जब मोहम्मद सलीम सीपीआईएम के जो सेक्रेटरी है वेस्ट बंगाल के, वो ट्वीट करते हैं कि झंडा का डंडा मोटा कीजिए, इस बार पलटवार करना है। तो आप मुझे ये बताइए, आप जिस तरह से ऑपोजिशंस को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप भैया मोहम्मद सलीम और शुभेंदु अधिकारी सरकार से आए क्या?
नहीं। वो सरकार है, उनका आदेश चलता है क्या बंगाल में? मुझे बोलने दीजिए। आप जानते हैं हमारे लोकतंत्र में जितना पॉपुलेशन रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरा क्राइम जीरो करना पॉसिबल नहीं रहता है। ये एक आइडियल सिचुएशन है। आप भारतवर्ष में, कंट्री में कहीं भी जीरो क्राइम रेट नहीं दिखा पाइएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। टीएमसी कैसे तर्क दे रहे, मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं। कहीं जीरो क्राइम नहीं होता, मालूम है भैया, लेकिन 37 लोग पंचायत के चुनाव में देश में कहीं नहीं मर रहे। कपिल श्रीवास्तव, एक सैद्धांतिक प्रश्न खड़ा होता है। जो लोग मेरे साथ बहस में आते रहे मित्र लोग, वो जानते हैं मैंने इस थ्योरी को हमेशा बहुत क्रोध के साथ खारिज किया, सामान्य रूप से नहीं, कि कोई भी सरकार ये कहे कि रामलाल की साजिश है, श्यामलाल की साजिश है, गुड्डू की साजिश है, पप्पू की साजिश है, तो आपको भजन करने के लिए सरकार में बैठाला था। ये क्या मतलब है कि कांग्रेस वालों ने मुर्शिदाबाद में साजिश कर दी, सीपीएम ने फलानी जगह साजिश कर दी और भाजपा वालों ने फलानी जगह साजिश कर दी, तो आपको सत्संग करने के लिए बैठाला था सरकार में? ये सरकारों का ये कौन सा तरीका है बात करने का भाई कपिल श्रीवास्तव? फिर तो लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा अगर हम विपक्ष के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल देंगे। अच्छा मान लीजिए, हम ये मान लें कि सारे भाजपा, सीपीआई और सीपीएम और कांग्रेस ने हिंसा की अकॉर्डिंग टू ममता जी और उनकी पार्टी, तो इनके सबके स्टेट के टॉप लीडर्स को आपने तत्काल गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेज दिया? कपिल जी, लॉजिकल बात है कि नहीं, या तर्कपूर्ण बात है ये कि नहीं? देखिए अमिताभ जी, एक बात बहुत स्पष्ट है जी, जब कहीं लॉ एंड ऑर्डर विफल होता है, चाहे वो जिन कारणों से हो, उसका निश्चित दायित्व जो है प्रदेश सरकार की होती है। लेकिन इसके साथ ही केंद्र सरकार की भी है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसीज थी। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि सिर्फ बीएसएफ की नहीं होती है, इसके अलावा भी पैरामिलिट्री तमाम फोर्सेज हैं, चाहे सीआरपीएफ। मैं एक बात कह रहा हूं, त्रिस्तरीय सुरक्षा का भेद है। और मैं एक बात और कहता हूं कि बंगाल सरकार ने वो काम नहीं किया जो उत्तर प्रदेश सरकार पहले से करती। जब सरकार खुद ही सब कैप्चर करने लगे, अपने पुलिस अथॉरिटी से ही डंडा पटवाने लगे, रोड और गड्ढा खोदने लगे, रेड कार्नेट नोटिस इशू कर दे, लोगों को घर में बंद कर दे विपक्षी दलों को, तो वो अगर इन्होंने किया होता तो शायद ये स्थिति आज देखने को नहीं मिली होती। योगी मॉडल लागू कर देना चाहिए था। विपक्ष के सारे बड़े नेता, सारे छोटे नेता जो हैं, वो एक तो लाल नोटिस इशू कर दिए होते और उसके बाद कुछ लोगों के घर पे पहरा बैठा दिए होते, पुलिस जो है वो इनके समर्थकों को डंडे से मार के भगा दी होती, तो एकदम कहीं भी बवाल नहीं होता। ठीक, लोकतंत्र को कुचल नहीं पा रही है ठीक से ममता बनर्जी। ठीक, अशोक पांडे के पास चलेंगे, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, समाजवादी पार्टी का स्वर ये है, उसको अफसोस इस बात का है कि लोकतंत्र को और सख्ती से नहीं कुचल रही ममता बनर्जी। अब बताइए, उत्तर प्रदेश की एक विषय आया, अशोक पांडे जवाब देगा, पांडे रुकिए, मैं एक बात याद दिला दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे। तथ्य में बेमानी मेरे शो में नहीं हो सकती। निकाय का चुनाव हुआ, पुरानी बात छोड़ो, जितने भी लोग थे सपा के प्रचारक, सबने रोड शो किया, सबने जुलूस निकाला, सबने रैली की। कहां किसकी सभा में गोली चली, कहां बम चला? नहीं चला ना। अखिलेश यादव ने रोड शो किए, रैली निकली, शिवपाल जी गए, रामगोपाल जी गए, डिंपल जी ने प्रचार किया, सबने किया, जितने थे नेता। कैसी बात कर रहे हो? ये बमों का दृश्य है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बम क्या होता है? 37 लोग मारे गए, आप उसको सरलीकरण कर देना चाहते? अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मुश्किल ये है, भारत की राजनीति का सबसे खराब पक्ष ये है कि हम बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं। हमको ये तो गोधरा याद रहता है और उसमें हम मेंशन करते अल्पसंख्यक, ठीक है करिए, लेकिन ये नहीं मेंशन करते कि उससे पहले साबरमती एक्सप्रेस के 2 कोच बाहर से पेट्रोल डालकर, माचिस डालकर जला दिए गए, 57 लोग भस्मीभूत हो गए अंदर मर के। ये मुंह से नहीं बोलेंगे, वोट खराब हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता मर जाएगी, मुसलमान नाराज हो जाएगा, अल्पसंख्यक राजनीति पलट जाएगी। इसी के चलते समाजवादी पार्टी की स्थिति हुई, इसीलिए स्थिति हुई। आपको एक वर्ग की ही चिंता है, दूसरे वर्ग की चिंता नहीं। यही समस्या खत्म। जनता माफ नहीं करेगी। मजा आया। तो दोस्तों, डिबेट हो गई पूरी, वीडियो हो गई खत्म। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अमिताभ अग्निहोत्री जी के फैन हो, आपको उनकी वीडियो पसंद आती है, तो कमेंट में यस लिखिए। शर्माइए मत दोस्तों, मैं देखता हूँ बहुत लोग देखते हैं वीडियो, लेकिन कमेंट करने वाले 2-4 गिने चुने, उंगली में गिने चुने लोग आते हैं यस कहने के लिए। आप कहोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं और अच्छे से अच्छे एडिटिंग करके अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा बनाता हूँ, और आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करते जाना। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, लाइक भी करते जाना। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।